हेलो बच्चों, हम कक्षा 12वीं के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व इसको स्टार्ट कर चुके हैं। इसकी एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचा दी गई है। उम्मीद ये है आप लोगों से कि आप लोगों ने जो वीडियो है, इसकी पहली जो वीडियो है इस चैप्टर की, उसको अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आपका अगर व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तो आप लोग उसमें पूछ सकते हैं कोई भी अगर डाउट रहा होगा आप लोगों को। तो कल हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत की थी। तो शुरुआत में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे कि आवेश अगर स्थिर है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिशील है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे ऑर्स्टेड का प्रयोग, और ऑर्स्टेड ने क्या कैसे कैसे परीक्षण किए थे, क्या निष्कर्ष निकाले थे, वो सब हम लोगों ने कल देख चुके थे। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके मात्रक और विमीय सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो चुंबक है ये आखिर है क्या। ठीक, चुंबक की खोज कब हुई है, चुंबक जो है हमारे अस्तित्व में आप लोगों को कब पता चला कि ये चुंबक है, ये आकर्षित करता है कि नहीं करता, ये सब कैसे पता चला, इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी अगले चैप्टर में। लेकिन नॉर्मल सी जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूँ। तो चलिए चुंबक क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। तो जो चुंबक जो है एक ऐसी वस्तु है जो चुंबकीय वस्तुओं को, अब ये चुंबकीय वस्तुएं क्या होती है, तो चुंबकीय वस्तुएं जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा लोहा, जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं, लोहा, निकिल है, कोबाल्ट, ठीक है, कॉपर, ये सब। तो ऐसी वस्तु जो चुंबकीय वस्तुओं को, चुंबकीय वस्तु जैसे कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है या करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबक कहते हैं। ठीक है। और चुंबक की अगर बात करोगे तो जब शुरुआत में चुंबक की खोज हुई थी तब उस समय प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई थी। लेकिन क्या है ना कि प्राकृतिक चुंबक में आकर्षण का गुण, जैसे मैंने बोला कि चुंबक जो है वो चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करता है, जैसे कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट। जो प्राकृतिक चुंबक होता है उसमें आकर्षण का गुण बहुत कम था, बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत कम था। तो इसी कारण से क्या हुआ, प्राकृतिक चुंबक को प्रयोगशाला में उपयोग में लाना जो है वो उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो प्राकृतिक चुंबक का जो उपयोग है प्रयोगशाला में बहुत कम होता है। तो इसी कारण से क्या हुआ कि इसकी चुंबकीय शक्ति कम होने के कारण, मतलब ये आकर्षित बहुत कम करता है, इसी कारण से जरूरत पड़ी हम लोगों को नए चुंबकों की। और नए चुंबकों का निर्माण जो है वो मानव ने किया है, और जो मानव निर्माण जिसका करता है उसको हम लोग मानव निर्मित बोलते हैं, या हम लोग उसको कृत्रिम बोलते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि चुंबक जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। दोनों में थोड़ा फर्क ये है कि प्राकृतिक चुंबक में चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने का गुण थोड़ा कम पाया जाता है, और कृत्रिम जो चुंबक होता है उसमें आकर्षित करने का गुण थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। तो कृत्रिम चुंबक की जब खोज हुई है तो इसे अलग अलग आकृति में ढाल लिया गया है। जैसे आप लोगों ने सुना है या नहीं भी सुना होगा तो अभी देख सकते हैं आप लोग कि एक चुंबक होता है जिसको हम लोग क्षण चुंबक बोलते हैं, या उसी को हम लोग बोलते हैं दंड चुंबक। अब ये होता कैसा है, तो बेटा इसके एक सिरे में उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव को हम लोग इंग्लिश में नॉर्थ पोल बोलते हैं, और एक होता है दक्षिणी ध्रुव जिसको हम लोग साउथ पोल बोलते हैं। तो इसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक। इसके बाद ये तो हो गया क्षण चुंबक या दंड चुंबक। फिर इसके अलावा भी और कुछ चुंबक होते हैं, जैसे कि एक बेलनाकार चुंबक होता है, एक होता है नाल चुंबक, जो घोड़े की आप लोगों ने नाल देखा होगा, उस आकार की होती है, यू आकार की होती है। ठीक है। तो इन चुंबकों में दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है। तो ये हो गया चुंबक के, मैंने आपको प्रकार बताया, एक प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। तो आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। कल की जो बातें मैंने रिपीट किया कि स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, गतिशील आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। अगर त्वरित आवेश रहेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होगी। ऑर्स्टेड का प्रयोग पढ़ा आप लोगों ने, उसके निष्कर्ष क्या थे आप लोगों ने वो देख चुके हैं। चुंबक की सामान्य जानकारी मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है, कि चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करता है। ठीक है। प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, ये इस प्रकार के होते हैं। और नॉर्मल सी जानकारी ये भी देते हैं, क्योंकि सारी जानकारी तो अगले चैप्टर में मिलेगी, लेकिन और जो आपको इस अध्याय में काम आने वाली जानकारी वो ये है कि चुंबक में जो ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव, एस ध्रुव, जिसको हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं,
तो इनमें सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। और सजातीय का मतलब होता है जो ध्रुव एक दूसरे के समान होते हैं। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे उत्तरी ध्रुव के पास अगर आप लोग उत्तरी ध्रुव को लेके आओगे तो वो आकर्षित नहीं करने वाले हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। वैसे दक्षिणी ध्रुव को अगर आप लोग दक्षिणी ध्रुव के पास ही लाओगे तो वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। यदि आप लोग उसका उल्टा काम कर रहे हो, एन ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव के पास अगर आप लोग दक्षिणी ध्रुव को लेकर जाओगे तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, एक दूसरे के पास जाके चिपक जाएंगे ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है कि सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है, मतलब एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। और जो विजातीय ध्रुव होते हैं, विजातीय ध्रुव मतलब जो अलग अलग, एक उत्तरी होगा तो एक दूसरा वाला दक्षिणी ध्रुव होगा। तो विजातीय ध्रुवों में क्या होता है बेटा, तो इनमें होता है आकर्षण। तो ये थी चुंबक की सामान्य जानकारी, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आगे रहेगा कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, और चुंबकीय क्षेत्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आगे जो जितने भी फार्मूले आएंगे, जितनी थ्योरियाँ आएंगी, इनमें इन दोनों टॉपिक्स का बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा रोल रहेगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, अब चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये क्या होता है ध्यान से समझना, ठीक है। और इनकी जो परिभाषा है वो आप लोगों को, या इनके जो नोट्स आप लोग बनाना चाहते हो तो आप लोगों को वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। उसका नोट्स बनाने का टेंशन आप लोग ना लें, आप लोग कृपया समझने पर ध्यान दें। शुरुआत में क्या होता है ना कि बच्चे जो होते हैं शुरुआत से ध्यान नहीं देते हैं, वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन आपको पूरे ध्यान लगा के देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके पास ऑफलाइन मौजूद नहीं हूँ, ऑनलाइन मतलब वीडियो ही आपके पास मैं पहुँचा पा रहा हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आता, कोई डाउट रह जाता है, तो आप लोगों को बता के हो गया है कि कमेंट्स आप लोग कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, तो आगे चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, तो इसको समझाने से पहले चलिए मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में जो पढ़ाया था मैंने वो आपको याद दिलाता हूँ कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है, लेकिन चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा था कि अगर मान लो कोई आवेश है, Q कोई आवेश है, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक आवेश का प्रभाव रहता है। अब प्रभाव का मतलब मैंने आपको बताया था, उदाहरण भी दिया था बेटा। तो प्रभाव का मतलब क्या होगा कि इसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिस एरिया में अगर आप लोग कोई दूसरा वाला आवेश लेकर आओगे तो ये जो आवेश है उस पर बल लगाएगा, या तो आकर्षण बल लगाएगा या तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। यदि समान आवेश को लेकर आओगे तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और विपरीत आवेश को लेकर आओगे तो आकर्षण बल लगाएगा, ठीक है। तो ऐसी बात है, इसका मतलब आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश का प्रभाव रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं हम लोग उसको, विद्युत क्षेत्र। अब आवेश के चारों ओर का क्षेत्र तो विद्युत क्षेत्र हो गया, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये किसके चारों ओर का क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, जैसे मैं आपके सामने एक दंड चुंबक लेकर आ रहा हूँ, जिसको क्षय चुंबक बोलते हैं। इसका एक ध्रुव हो जाएगा N, दूसरा ध्रुव हो जाएगा S, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप लोगों ने क्या बचपन में कोई खेल खेला है चुंबक से, जरूर खेले होंगे, सभी खेलते हैं, मैंने भी खेला, आपने भी खेले होंगे, ठीक है। चुंबक आप लोगों ने देखा होगा, किसी स्पीकर से निकाल के खेला होगा, या कहीं से भी कुछ भी करके आप लोगों ने चुंबक का खेल जरूर खेला होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो चुंबक का खेल बचपन में ना खेले। तो आप लोगों ने अवश्य खेला होगा चुंबक का खेल। तो होता क्या है, चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा, यहाँ पर आप लोग लोहे की कोई वस्तु रख दी है। अब लोहे की वस्तु रख दी और धीरे धीरे चुंबक को उसके पास आप लोग लेकर जा रहे हैं। अब जैसे जैसे चुंबक को उसके पास लेके जाओगे तो ये बताइए, क्या ये लोहे की वस्तु को आकर्षित कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो जो लोहे की वस्तु है वो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि चुंबक की परिभाषा मैंने अभी आपको बताया था कि एक ऐसी वस्तु होती है जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबकीय वस्तु जैसे कि लोहा, कॉपर, ठीक है, निकिल, कोबाल्ट, ये सब तो उनको आकर्षित करती थी, आकर्षित तो करेगी।
तो जैसे आप लोगों ने देखा कि ये लोहे की वस्तु है या कोई चुंबकीय वस्तु है, तो ये चुंबक को अगर पास लेकर जाओगे तो चुंबक जो है उस लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा चुंबक को हल्का सा दूर लेके जाते हैं या इस वस्तु को ही दूर कर देते हैं। जैसे यहाँ रखे थे तो वस्तु को बड़े आसानी से आकर्षित किया, थोड़ा सा दूर कर दिए तो भी उसको आकर्षित कर रहे हो, अभी भी आकर्षित हो रहे हो। हल्का सा और दूर किए तो भी आकर्षित हो रहे हो। लेकिन अब हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा ही दूर कर दिए, अब क्या आकर्षित होगा क्या? अब आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा ही दूर कर दिए, अब जो चुंबक है उसको आकर्षित कर ही नहीं पाएगा। अब क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसकी भी तो कुछ लिमिट थी ना। क्या ऐसा तो नहीं है कि मान लो यहाँ पे चुंबक रख दिया आप लोगों ने और 2-4 किलोमीटर दूर की अगर वस्तु को आकर्षित कर लिया, ऐसा बोलोगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। इसकी भी तो कुछ ना कुछ लिमिट होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे कुछ ही दूरी पर वस्तु रखी हुई थी जब, तो ये बड़े आसानी से उसको आकर्षित कर रहा था। लेकिन जैसे ही हल्की सी दूरी और बढ़ा दी आप लोगों ने, अब इस वस्तु को आकर्षित ही नहीं कर रहे हो। अब क्या हुआ होगा यहाँ पे? तो बेटा इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिट है, ये किसी ना किसी सीमित एरिया तक के चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है। इसका भी कोई ना कोई एरिया होगा चुंबक के चारों ओर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि, तो अभी आप लोगों ने देखा है कि चुंबक के चारों ओर का जो एरिया है या कुछ ही एरिया ऐसा है जहाँ तक वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है, और उस एरिया के बाहर अगर आप लोगों ने उस चुंबकीय वस्तु कर दी तो फिर उसको आकर्षित नहीं कर रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ एरिया तक ही इसका प्रभाव रहता है बस, बाकी उस एरिया के अगर बाहर जाओगे तो वहाँ उसका प्रभाव नहीं हो पाता। तो आप लोगों ने क्या देखा कि चुंबक के चारों ओर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अगर मान लो कोई चुंबकीय वस्तु रखी हुई तो चुंबक बड़े आराम से उसको आकर्षित कर रहा है। लेकिन अगर उस एरिया के बाहर अगर मान लो कोई वस्तु है तो उसको आकर्षित नहीं कर पा रहा। एरिया से देखो याद आया बेटा कि जैसे अपना अपना एरिया होता है, लोग अपने अपने एरिया में काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 2 प्रदेश हैं या 2 राज्य हैं मान के चलो, अगर एक राज्य का सीएम है, ये दूसरे राज्य का सीएम है, मान लो यहाँ के सीएम का जो आदेश है क्या वो दूसरे राज्य में पालन होगा क्या? यहाँ अगर मान लो कोई सीएम कोई योजना निकाल रहा है तो वो केवल इसी राज्य में ही लागू होगा, बस वो दूसरे राज्य में नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर भी देखो इस सीएम का एरिया सिर्फ इतना ही है, इसी प्रदेश तक है बस, दूसरे प्रदेश तक नहीं हो सकता उसका। ठीक है, सबका अपना अपना एरिया होता है। मतलब कि इस सीएम का जो प्रभाव है केवल इतने एरिया तक है, मतलब इसी प्रदेश तक है, और दूसरे सीएम का प्रभाव उसके प्रदेश में होगा। तो सबका अपना अपना अलग अलग प्रभाव होता है। तो वैसे क्या होता है कि यहाँ जो चुंबक है ना, तो चुंबक का प्रभाव जो है जितने एरिया तक होगा या जितने क्षेत्र तक होगा, आप लोग उसको क्षेत्र बोलेंगे। कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र। परिभाषा, आप परिभाषा क्या बोलोगे? तो इतनी चीज तो मैंने आपको समझा दिया, आप लोग इसी बातों को लेकर परिभाषा बना सकते हो, खुद बना सकते हो। तो आप लोग बोलेंगे कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, अब चुंबकीय प्रभाव होता है बोल सकते हैं आप लोग, मतलब आकर्षण करने का गुण उसमें रहता है उस एरिया तक, उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो नॉर्मल सी परिभाषा आप लोग ये बोल सकते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक का प्रभाव होता है उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इस चुंबकीय क्षेत्र की खासियत क्या होती है कि अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप लोग कोई चुंबकीय वस्तु लेकर आओगे तो चुंबक उसको क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर मान लो आप लोग यहाँ पर चुंबकीय सुई लेकर आते हो, चुंबकीय सुई के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो आपको पता होगा कि चुंबकीय सुई भी एक प्रकार का चुंबक ही है, उसमें भी 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर आप लोग यहाँ पर चुंबकीय सुई लेकर आ रहे हो तो यहाँ होगा क्या? जैसे हम लोग चुंबकीय सुई लेके आएंगे तो चुंबकीय सुई जैसे एन ध्रुव है तो चुंबकीय सुई का एस ध्रुव जो है वो एन ध्रुव की ओर आकर्षित हो जाएगा, और जो एन ध्रुव जो है वो प्रतिकर्षित हो जाएगा। मतलब एन ध्रुव इस तरफ आ जाएगा और एस ध्रुव उस तरफ चले जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पर। जब हम लोग चुंबकीय सुई को लेकर आएंगे तो वो भी क्या होगी, किसी एक दिशा में ठहर जाएगी, रुक जाएगी वो। अब वो इधर से उधर नहीं होने वाली है। जैसे कि एन जो है ना यहाँ का उत्तरी ध्रुव जो है चुंबक का, उसने चुंबकीय सुई के दक्षिण ध्रुव को आकर्षित कर लिया, तो अब वो फिक्स ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अब वो इधर उधर हिलेगा डुलेगा नहीं, क्योंकि वो आकर्षित हो गया है वो। ठीक है, तो जब भी आप लोग क्या करते हो कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर चुंबकीय सुई को लेकर आओगे तो वो भी किसी न किसी एक दिशा में ठहर जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चुंबक को मान लो गति करा रहे हो या इधर उधर हिला रहे हो तो चुंबकीय सुई भी इधर उधर जो है विक्षेपित हो जाती है, जैसा मैंने कल आपको बताया था। ठीक है ना, अगर आप लोग चुंबक को इधर उधर मान लो गति कराओगे तो चुंबकीय सुई भी इधर उधर गति करेगी, ये बात है। ठीक, अगर मान लो आप लोग यहाँ पे कोई दूसरा चुंबक ले जा रहे हो, जैसे मान लो ये एक चुंबक है, ये एक चुंबक है, ठीक है, ये एन ध्रुव हो गया और एस ध्रुव हो गया। यहाँ पर अगर आप लोग दूसरा चुंबक लेके आ रहे हो,
ये दूसरा चुंबक लेके आ रहा है, तो क्या इसको भी आकर्षित ही करेगा? फिर बेटा वो जरूरी नहीं है, आकर्षित कर भी सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है, दोनों काम हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दो मतलब यहाँ पर एक चुंबक है और उसके पास मैंने मान लो दूसरा चुंबक लेके आया, लेकिन मान लो मैंने एस ध्रुव के पास एन ध्रुव को लेकर आया, तो ये तो आकर्षित करेगा ना, स्वाभाविक सी बात है कि दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। एन ध्रुव जो है वो एस ध्रुव को आकर्षित करेगा और एस ध्रुव जो है वो एन ध्रुव को आकर्षित करेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने क्या किए, एस ध्रुव के पास ऐसे ही ध्रुव को लेकर आओगे तो फिर ये आकर्षित नहीं करेगा। तो अगर आप लोग चुंबकीय क्षेत्र में अगर मान लो चुंबकीय वस्तु को लेकर आ रहे हो तो वो तो आकर्षित करेगा ही, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप लोग अन्य चुंबक को लेकर आ रहे हो तो वो आकर्षित कर भी सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। अगर अलग अलग ध्रुव हो गए, मतलब विजातीय ध्रुव अगर हो गए तो उसको वहाँ आकर्षण हो जाएगा, अगर मान लो सजातीय ध्रुव हो गए मतलब एक जैसे हो गए तो वहाँ प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो ये बात है। ठीक है, तो आशा ये करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। एक बार मैं फिर इसकी परिभाषा को रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उस चुंबक का प्रभाव होता है उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर चुंबकीय वस्तुओं को अगर लाया जाए तो चुंबक जो है उन चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अगर मान लो इसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर मान लो कोई चुंबकीय सुई रखी रहती है तो किसी एक दिशा में वो ठहर जाती है। और ठहरने का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होगा और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, तो इसलिए वो एक ही दिशा में किसी न किसी एक दिशा में ठहर जाता है। ठीक है, अब आगे फिर अगर मान लो चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप लोग चुंबक को लेकर आओगे तो वो फिर ध्रुवों पे डिपेंड रहेगा। अगर समान ध्रुव रहेंगे तो प्रतिकर्षित होगा, अगर अलग अलग ध्रुव रहेंगे, विजातीय ध्रुव रहेंगे तो आकर्षित होगा। तो अपना जो अगला जो टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलो हेडिंग डाल देते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इंग्लिश में हम लोग उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, चलिए अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आखिर है क्या। तो चलिए फिर से मैं जैसे आपको चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाने से पहले मैंने विद्युत क्षेत्र आपको याद दिलाया था, वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से पहले चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं पता है आपको? तो हम लोग उसको प्रदर्शित करते हैं ई से। तो ई बराबर सूत्र पढ़ा था आप लोगों ने F/Q, और मैंने ये भी बताया था आपको कि बटे में अगर कोई राशि आती है और उसकी हम लोगों को परिभाषा देना तो आप लोग उसको एकांक बोला करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, परिभाषा बहुत ही जल्दी बन जाती है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने बोलते कि यदि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र द्वारा जितने बल का अनुभव करता है उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये परिभाषा थी ना कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित जो एकांक धनावेश है वो विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाए गए जितने बल का अनुभव करेगा उसको आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लगभग वही परिभाषा यहाँ पर आएगी, बस क्षेत्र बदल जाएगा, विद्युत क्षेत्र से यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो यहाँ पर तो आवेश नहीं होगा, एकांक धनावेश बोले थे हम लोगों ने, यहाँ पर एकांक धनावेश नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग कल्पना करते हैं एकांक उत्तरी ध्रुव की। ठीक है, अब इसको हम लोग बोलेंगे बेटा काल्पनिक एकांक उत्तरी ध्रुव। अब काल्पनिक क्यों बोल रहे हैं? अब काल्पनिक इसलिए बोलना पड़ रहा है इसको क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव होता है कभी भी सिंगल नहीं होगा, मतलब कभी भी एक उत्तरी ध्रुव आप लोग ले ही नहीं सकते। अगर चुंबक ले रहे हो तो उसमें दोनों ही ध्रुव रहता है, दक्षिणी भी रहेगा, उत्तरी ध्रुव भी रहेगा और दक्षिणी ध्रुव भी रहेगा। लेकिन स्वतंत्र रूप से केवल आप लोग ऐसा चुंबक लाओगे कि जिसमें सिर्फ उत्तरी ध्रुव मिले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव है वो काल्पनिक है और स्वतंत्र है। ठीक है, दो शब्दों का इस्तेमाल करोगे, स्वतंत्र मतलब उत्तरी ध्रुव के अलावा दक्षिण ध्रुव इसमें नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इसको काल्पनिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा काल्पनिक और स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव। तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक चुंबक है, ठीक, जिसमें दो ध्रुव है N और S। तो
इसके चारों ओर के क्षेत्र को बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो ये चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव की अपन लोगों ने कल्पना की है, ठीक है, जो कि काल्पनिक और स्वतंत्र है। तो क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या उसके ऊपर बल नहीं लगाएगा क्या? तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बल लगाएगा ही, कि अगर यहाँ पे उत्तरी ध्रुव भी रहेगा तो भी बल लगाएगा, दक्षिणी ध्रुव रहा तो भी बल लगाएगा। तो हम लोगों ने कल्पना किसकी की है? उत्तरी ध्रुव की। तो यहाँ पर जो एकांक उत्तरी ध्रुव की जो हम लोगों ने कल्पना की है, तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर कोई ना कोई बल आरोपित करेगा। तो इसी बल को हम लोग बोल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा बहुत नॉर्मल है, बस आप लोग चित्र को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि अगर चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र को अपन लोग बोल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र में अगर मान लो एकांक उत्तरी ध्रुव उपस्थित है जो कि स्वतंत्र है, ठीक है, सिर्फ उत्तरी ध्रुव है, तो क्या वो जो उत्तरी ध्रुव है वो किसी बल का अनुभव नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में है तो चुंबकीय क्षेत्र में बल लगेगा ही। हाँ, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के बाहर रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र के बाहर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तो यहाँ कोई बल काम नहीं करेगा। लेकिन अभी फिलहाल में वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है तो यहाँ पर बल जरूर लगेगा। तो जो एकांक उत्तरी ध्रुव जितने भी बल का अनुभव कर रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं ये परिभाषा देख लेते हैं इसकी हम लोग पहले, कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आखिर है क्या। तो बोलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर उपस्थित एकांक स्वतंत्र और काल्पनिक उत्तरी ध्रुव जितने भी बल का अनुभव करता है उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? एक बार फिर रिपीट करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित एकांक स्वतंत्र और काल्पनिक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक। और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ना वो सदिश राशि है। सदिश राशि है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई दिशा होगी। तो इसकी दिशा किधर होगी फिर? जब ये सदिश राशि तो इसकी किसी ना किसी और दिशा तो होगी। तो अगर आप लोग दंड चुंबक की बात करते हैं तो दंड चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ठीक है। दंड चुंबक की अगर बात करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, मतलब एन से एस की ओर होती है। याद रखना इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते हैं बेटा बी से या एच से, क्योंकि सदिश राशि है तो हम लोग इसको वेक्टर बी और वेक्टर एच भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको बी से या एच से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर इस चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे किसका? बी का। बाकी आप लोग चाहो तो एच का इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई, उसको दर्शाते किससे ये भी हो गया, है ना। राशि कैसी है आपको पता चल चुका है कि सदिश राशि है, तो दिशा किधर से किधर होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। अब इसके मात्रक की बात करते हैं और मात्रक के बाद इसके विमीय सूत्र की बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि चुंबक के बारे में जो जानकारी आप लोगों को आगे मिलती रहेगी, तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे की जानकारी का थोड़ा सा इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब वो कहाँ से आया मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर मान लो कोई आवेश रखा हुआ है, ठीक है, या कोई आवेश उपस्थित है, तो उस पर एक बल कार्य करेगा। उस बल को हम लोग दर्शाएंगे एफ से, और उस बल का जो मान होता है वो होता है क्यू वी पी, ठीक है। याद रखना इसका मान कि आवेश पर जो लगने वाला बल जो है वो किसके द्वारा? चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, उसको अपन लोग बोलते हैं क्यू बी। तो ये जो सूत्र है वो हमको मदद करेगा अभी फिलहाल में उसके मात्रक ज्ञात करने के लिए। तो मात्रक जब आप लोग ज्ञात करोगे तो ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो उसको ध्यान से समझना कि हम लोग इस सूत्र के माध्यम से कैसे कैसे मात्रक ज्ञात करते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं मात्रक की, और मात्रक के बाद विमीय सूत्र की, ठीक है। चलिए, मात्रक। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहाँ पे बोल देंगे अपन लोग, चूंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो बल होता है, जो आवेश पर जो लग रहा है बल चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा होता है क्यू वी बी। यहाँ से आप लोग मान निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो यहाँ बी को बचा लीजिए और क्यू और वी को पक्षांतर कर दो, तो हो जाएगा बी बराबर गुणा में जो रहता है वो पक्षांतर होकर बटे में चले जाता है। तो ये तो पता ही है आपको। तो क्यू और वी दोनों के दोनों बटे में आ गए, ठीक है। यहाँ जो वी है वो वेग है। अब आगे देखिए, तो जब आप लोग इसका मात्रक निकालोगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो उसका मात्रक क्या होगा? आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
का एसआई मात्रक। अब एसआई मात्रक कैसे होगा, क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बी बराबर एफ अपॉन क्यू वी। तो ऊपर जो रहेगा वो रहेगा एफ का एसआई मात्रक। एफ का मात्रक ले देता हूँ, बाकी एसआई मात्रक की चर्चा चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर है बेटा क्यू। क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रक। और साथ में रहेगा यहाँ पे गुणा में वेग का मात्रक, वेग का मात्रक, ठीक है। अब इनका मात्रक आप लोगों को तो याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है इसका मात्रक। तो बल का मात्रक, एसआई मात्रक आपको पता होना चाहिए। क्या होता है इसका बल का एसआई मात्रक, न्यूटन, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक, तो आवेश का भी एसआई मात्रक आपको याद होना चाहिए कि आवेश का एसआई मात्रक होता है क्या, कूलाम। और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को फिर से कुछ बातें याद दिला रहा हूँ, ध्यान से देखना। हम लोगों ने पढ़े थे विद्युत धारा बराबर, तो ये विद्युत धारा को हम लोग प्रदर्शित करते हैं आई से। तो विद्युत धारा बराबर, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश क्यू हो गया, और दर के लिए बटे में क्या लिखना पड़ता है हमको, समय। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब आई बराबर क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को एक बात समझ में आना चाहिए कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है। और उसके बाद आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। और समय का जो मात्रक होता है सेकंड। मतलब कूलाम प्रति सेकंड को आप लोग सीधे क्या बोल सकते हो, एम्पियर बोल सकते हो कि नहीं, कूलाम प्रति सेकंड, इसको आप लोग बोल सकते हो एम्पियर। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ध्यान से देखिए, कूलाम और बटे में है सेकंड, मतलब कूलाम प्रति सेकंड को आप लोग बोल सकते हो क्या, एम्पियर। तो इसका जो मात्रक होगा देखो न्यूटन जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। फिर प्रति, कूलाम प्रति सेकंड को आप लोगों ने क्या बोल दिया, ये तो एम्पियर हो जाएगा ना। तो कूलाम प्रति सेकंड हो गया एम्पियर, और साथ में कौन रहेगा, मीटर। इसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। याद रहेगा बच्चों, याद रखेंगे इसको आप लोग। न्यूटन का संकेत एन, कैपिटल एन, एम्पियर का संकेत कैपिटल ए, और मीटर का जो संकेत है वो क्या है, स्मॉल एन। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा टेस्ला। इसी मात्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ला। ये भी अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तो आप लोग लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। या अगर कोई लिखना चाहे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों सही है, ठीक है। क्योंकि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को ही हम लोग टेस्ला बोल रहे हैं। तो ये हो गया कौन सा मात्रक, इसका एसआई मात्रक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसआई मात्रक के बाद सीजीएस मात्रक की। आखिर इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब बी, बी का सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक क्या होगा इसका, तो इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है गॉस। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक बताइए, तो आप लोग बोलेंगे गॉस होता है। अब जो गॉस और टेस्ला दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन तो हो गई। तो अभी हम लोग देखते हैं ये जो है टेस्ला वो है एसआई मात्रक। हम लोग बोलते हैं एक टेस्ला बराबर, तो एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग, एक टेस्ला बराबर 10 पर 4 की घात गॉस, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि सर एक गॉस का मान कितना होगा, तो आराम से निकाल सकते हैं आप लोग। 10 पर 4 की घात को जब आप लोग पक्षांतर करोगे तो गुणा वाला कहाँ आता है आपको पता है ना, बटे में आएगा। तो कितना हो जाएगा वो, 1/10 पर 4 की घात। और 1/10 पर 4 की घात का मतलब जब आप लोग इस घात को अंश में लेकर जाओगे, ऊपर लेकर जाओगे, तो 10 पर -4 की घात हो जाएगा। मतलब एक गॉस बराबर 10 पर -4 की घात टेस्ला, ठीक है। तो दोनों रिलेशन आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो है 1 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं कि एक टेस्ला बराबर 10 पर 4 की घात गॉस, और एक गॉस बराबर 10 पर -4 की घात टेस्ला, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका विमी सूत्र। अब विमी सूत्र से तो आप लोग पहले से अवगत हैं। चलिए मैं आपको यही समझा देता हूँ, थोड़ा देखते हैं जगह थोड़ी। चलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र,
अब इसका विमी सूत्र क्या होगा, तो ध्यान से देखें। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग दर्शाएंगे बी से, तो बोलेंगे डायरेक्ट बी का विमी सूत्र, विमी सूत्र। सूत्र पता है बच्चों आपको कि बी बराबर, अभी पढ़ा था हम लोगों ने कुछ देर पहले, बी बराबर एफ अपॉन क्यू इंटू वी। तो यहाँ पर जो एफ है वो है बल, तो बल का विमी सूत्र सभी बच्चों को याद होना चाहिए। बल का जो विमी सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, एम एल टी माइनस टू बटे में आवेश। तो आवेश का विमी सूत्र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए टी होता है इसका विमी सूत्र, और वेग का एल टी माइनस वन, ठीक है। इसको हल कर लो, आपका विमी सूत्र अभी पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो एम जैसा का वैसा होगा, समझो आगे बात। अब देखिए ऊपर के एक एल से नीचे का एक एल कट जाएगा, तो एल तो गायब ही हो गया यहाँ पे। तो आप लोग जब एल गायब हो गया तो आप लोग उसको लिख सकते हो एल पर जीरो, जीरो की घात, ठीक है, एल जीरो बोल सकते हैं। अब जैसे देखो टी पर प्लस वन की घात है यहाँ पे और टी पर माइनस वन की घात, मतलब प्लस वन और माइनस वन मिलकर तो जीरो हो जाएगा। तो नीचे तो टी की घात हो गई जीरो और ऊपर टी की घात माइनस टू, तो कुल मिलाकर माइनस टू और जीरो कितने हो जाएंगे, तो माइनस टू ही होगा। नई बात समझ में क्या, एल से एल कट चुका है यहाँ पे, एम जैसा का वैसा पहले से था, एल से एल कट गया तो मतलब एल पर जीरो की घात, टी पर प्लस वन की घात और माइनस वन की घात जीरो हो गई, तो माइनस टू और जीरो कितने होंगे, तो माइनस टू होगा। उसके बाद देखोगे आप लोग जब ये जो ए है, एम्पियर को जब आप लोग ऊपर लेके जाओगे तो ए पर फिलहाल में एक की घात है, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा कितने घात, माइनस एक की घात। तो ये हो गया उसका विमी सूत्र। विमी सूत्र क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एम एल जीरो टी माइनस टू और ए माइनस वन। या आप लोग इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि एम एल जीरो है तो एल जीरो को छोड़ दो, सीधे आप लोग टी माइनस टू और ए माइनस वन भी बोल सकते हो। ये था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसका मात्रक, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक और उसका विमी सूत्र, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है, चलिए आपको फिर से अभी तक मैंने जो आपको आज इतनी सारी जानकारी दी है, इन सभी की नोट्स आप लोग अपनी कॉपी में बड़े अच्छे से बनाएंगे और उसके नोट्स बनाने के लिए मैं आप लोगों को अभी प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो उस डाउट को आप लोग कमेंट से पूछ सकते हैं, या फिर अगर मान लो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आप लोग वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए।